नमस्कार साथियों, मैं ऋषि प्रताप बुंदेला आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल डिजिटल ऋषि पर। साथियों, आज मैं 25 इम्पोर्टेंट MCQ डिस्कशन करने वाला हूं इस वीडियो में, जो कि प्याजे, कोलबर्ग, वाइगोस्की की थ्योरी पर आधारित है। थ्योरी के वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये जो मैं सारे क्वेश्चन ले रहा हूं वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए तो आप शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। टीचिंग एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल ऋषि यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकॉन रेगुलर वीडियो अपडेट के लिए। पहला क्वेश्चन लेते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। दूसरा ऑप्शन वयस्कों और साथियों के से अन्योन्य क्रिया करने पर भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा ऑप्शन है भाषिक विकास में संस्कृति की बहुत कम भूमिका होती है। चौथा ऑप्शन है बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। आप लोग भी वीडियो को पॉज करके आंसर करने की कोशिश करें। लास्ट में मुझे बताएं कि आपके 25 में से कितने आंसर सही रहे। क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि इसमें बोला गया है कि भाषिक चिंतन से स्वभाव बदल जाता है। ये लेव वाइगोस्की का मानना था। जबकि अन्य ऑप्शन देख लेते तो ये अन्योन्य क्रिया पर कम प्रभाव पड़ता है, ये बिल्कुल गलत है। ये उन्होंने बोला कि अन्योन्य क्रिया से भाषा का विकास होता है। इसमें संस्कृति की बहुत कम योगदान माना है, लेकिन वाइगोस्की ने योगदान माना था संस्कृति का, और एक युक्ति के माध्यम से नहीं, इंटरेक्शन के माध्यम से भाषा सीखता था, ऐसा लेव वाइगोस्की ने बोला है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी नहीं होगा, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया। दूसरा ऑप्शन है कोलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया। तीसरा ऑप्शन है कोलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। चौथा ऑप्शन है कोलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा। इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ। आप अगर मेरी थ्योरी की वीडियो देखेंगे कोलबर्ग की, तो मैंने उनकी आलोचनाओं पर वीडियो बनाई है। उस पर मैंने बताया है कोलबर्ग की जो स्टूडेंट थी कैरोल गिनिगन, उन्होंने उनकी आलोचना की थी उनकी थ्योरी की, कि उन्होंने सिर्फ जो मेल बच्चे हैं उन पर ही प्रयोग किया, फीमेल की फीलिंग अलग भी हो सकती है। तो इस आधार पर उन्होंने कोलबर्ग को क्रिटिसाइज किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पियाजे तथा वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम, पहला ऑप्शन शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। दूसरा उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। तीसरा ऑप्शन शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाता है। चौथा ऑप्शन शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थी स्वयं सृजित करके सक्रिय रूप से सीखते हैं। ये पियाजे और वाइगोस्की बोला करते हैं। इसमें पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसमें बोला है कि शिक्षक लिखवाते हैं और विद्यार्थी निष्क्रिय रहते हैं, ऐसा होता नहीं है। दूसरे जो ऑप्शन हैं ये व्यवहारवाद से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। तो यहाँ पर आंसर होगा चौथा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वाइगोस्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। पहला ऑप्शन स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। तीसरा ऑप्शन प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, इसलिए उन्हें प्रणों के निर्देशन की आवश्यकता होती। और चौथा ऑप्शन है स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। ये अहम केंद्रित किसने बोला था? ये बोला है पियाजे ने। बच्चे की ये व्यक्तिगत वार्ता है, उसको अहम केंद्रित बोला है पियाजे ने।
तो ये ऑप्शन गलत है चौथा वाला। इसमें ये बुद्धू होते हैं, ये ऐसा नहीं है, बुद्धू नहीं होते बच्चे। स्पष्ट करते बच्चे अपने कार्यों को निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, ये ऑप्शन सही है, यही आंसर होगा इसका। प्रदर्शित करती है कि बच्चे आपस में प्यार करते, ये ऑप्शन नहीं होता। तो यहाँ पर आंसर होगा सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। दूसरा ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 इससे ऊपर। तीसरी है संवेदीय प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष। और चौथा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, अमूर्त संकल्पनाओं में तर्क लगाना, लॉजिक लगाना, जो चीज़ें बच्चे के पास नहीं हैं उन पर लॉजिक लगाना। तो ये कब शुरू होता है, ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में शुरू होता है, फॉर्मल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। तो ये होती है 11 या इससे ऊपर, तो यही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन है कैसे व्यवहार में किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। कठोर निर्देश देकर कोई भी काम नहीं करवाया जा सकता है, तो ये गलत होगा। अगला क्वेश्चन है धार्मिक शिक्षा के महत्व देकर, ये हो सकता है, यहाँ से ये आंसर बन सकता है। अगली ऑप्शन देख लेते हैं व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। अब ये भी वही कठोर निर्णय ले रहे हैं, कठोर बच्चे पर चीज़ें लाद रहे हैं, ये भी नहीं होगा। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा में उन्हें शामिल करके, तो ये वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे आपस में चर्चा करेंगे, बात करेंगे, उनमें नैतिकता के मुद्दे आएंगे, तो उसकी नैतिकता बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। पहला ऑप्शन है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना। ये क्या हो रहा है, सहायता नहीं करना, ये गलत हो जाएगा यहीं पर। बच्चा उन बच्चों की संगति में सिस्टम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्ध उनके बुद्धि लब्ध से कम हो। अब बच्चा उनके साथ श्रेष्ठम सीखेगा जिनका बुद्धि लब्ध IQ जो बच्चा का बुद्धि लब्ध है उससे कम हो, तो भाई ये तो गलत है ऑप्शन। ऑप्शन है सहयोगात्मक समस्या समाधान, ये हो सकता है आंसर। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्तक कार्य देना, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा ये तीसरा वाला। और वाइगोत्स्की भी बोलते भी हैं कि जैसे बच्चा समाज से रिएक्ट करेगा, उनके साथ बात करेगा, वैसे ही उसका संज्ञान का विकास होगा। इंटरेक्ट करके लर्निंग करना, ग्रुप प्रोजेक्ट करना, इन पर ज़्यादा महत्व देते हैं, समाज के साथ इंटरेक्शन पर ज़्यादा महत्व देते हैं। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आए तो जिसमें सामाजिक इंटरेक्शन की बात हो रही हो वो आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? कौन सी अवस्था में बच्चे आँख, कान और हाथों से सोचते हैं, इसके बारे में पूछा है। तो पहली अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक स्तर, और चौथा ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा इंद्रिय जनित गामक स्तर, सेंसरी ऑर्गनल स्टेज। इस स्थिति में बच्चा अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सोचता है, उसमें संज्ञान का विकास इतने अच्छे से नहीं हो पाता है, इसलिए वो अपनी इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सोचता है। जैसे आपने कभी कभार देखा होगा कि बच्चे के हाथ में अगर उन उंगली रखते हैं तो वो तुरंत पकड़ लेता है, अगर वो देख भी नहीं रहा हो, तो वो इन सेंसों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही करते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तीसरे स्तर में, चौथे स्तर में, पहले स्तर में या दूसरे स्तर में? तो इन्होंने बोला है नैतिकता की अनुपस्थिति किस स्तर में होती है,
तो नैतिकता की स्थिति अनुपस्थिति पहले स्तर में होती है, क्योंकि पहले स्तर में बच्चों को दंड या उपहार देके उनमें नैतिकता लाई जाती है। तो यहाँ पर ये नैतिकता की अनुपस्थिति होती है, इसलिए हम दंड देते हैं, बच्चा नैतिकता नहीं समझता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन इनमें से संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा करेगी प्रभावित, सामाजिक अनुभव इसकी बात पियाजे नहीं करते हैं, परिपक्वन मैच्योरिटी ये प्रभावित करेगी, क्रियाकलाप के बारे में भी कहते हैं बच्चा इंटरेक्ट करेगा, खुद ही लर्न करेगा, तो ये सही होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा सामाजिक अनुभव। सामाजिक अनुभव पर ज़्यादा उन्होंने पियाजे ने फोकस नहीं किया है, जबकि सामाजिक अनुभव पर ज़्यादा फोकस किसने किया है? वाइगोस्की ने। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? 2 से 7 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, तो देखिए पहली अवस्था होती है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी होती है प्री कन्वेंशनल स्टेज या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पियाजे ने बच्चों को उनके काल्पनिक निगमनात्मक तर्क को समझने के लिए क्या कार्य दिया? यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। पेंडुलम का प्रयोग किया उन्होंने, पेंडुलम एक्सपेरिमेंट किया। इसमें क्या होता है कि एक धागा होता है, धागे में कोई एक छोटी वस्तु होती है और एक बड़ी वस्तु ऐसे बांध दी जाती है ना। एक धागा लंबा होता है, एक धागा कम होता है ना। तो और फिर उसको ऐसा पेंडुलम की तरह घुमाया जाता है, ऐसा आगे पीछे। तो बच्चे को देख के उसको बताना होता है कि कौन ज़्यादा घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, किस कारण, ये भारी है इस कारण, या फिर जो धागे की लंबाई कम है इस कारण, या इसकी लंबाई ज़्यादा है इस कारण। तो इस हिसाब से वो खुद ही नियम बनाएगा, निगमनात्मक तर्क करेगा, अपनी कल्पना करेगा। ये एक्सपेरिमेंट ये पियाजे ने बताया। इसी टाइप से एक और एक्सपेरिमेंट पियाजे का फेमस है जो थर्ड आई एक्सपेरिमेंट है। तो बच्चों से पूछा जाता है कि अगर आपके पास तीसरी आँख होती तो आप उसे कहाँ लगाते? तो जो बच्चा मूर्त संख्यात्मक अवस्था वाली स्टेज में होगा वो बोलेगा कि माथे पर लगाऊंगा मैं तीसरी आँख। लेकिन जो बच्चा फॉर्मल स्टेज यानी औपचारिक स्टेज में पहुंच चुका है वो बोलेगा कि मैं इस आँख को पीछे लगाऊंगा, क्योंकि मैं पीछे का भी देख पाऊंगा फिर। तो अब आगे चलते, इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगला क्वेश्चन है, कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाहर कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो इस वाले क्वेश्चन में नैतिकता बाहर कारकों पर निर्धारित होती है, किस अवस्था में? तो ये बाहर कारकों पर निर्धारित होती है। अभी एक क्वेश्चन में से सॉल्व कर चुके हैं, तो ये आंसर है पूर्व पारंपरिक अवस्था। जो पहली स्टेज होती है वही आंसर होगा। और यहाँ पर पारंपरिक अवस्था में उसमें नैतिकता आने लगती है। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, दूसरा परिपक्व होने से, तीसरा अनुकरण करने से, चौथा ऑप्शन वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। पुनर्बलन तो व्यवहारवादी लोग बोलते हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। परिपक्व जो बोलते हैं वो पियाजे बोलते हैं, तो ये नहीं होगा मैच्योरिटी के कारण। अनुकरण ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी पियाजे बोलते हैं अनुकरण करता है, ये नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया। जैसे वाइगोत्स्की बोलते हैं सामाजिक इंटरेक्शन से बच्चा, सामाजिक अन्योन्य क्रिया से बच्चा अच्छे से सीखता है, उसके संज्ञान का विकास होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा फोर्थ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नैतिक विकास पर
कोलबर्ग के सिद्धांत में विकास के कितने चरण मौजूद हैं? तो यहाँ पर विकास के चरण, प्राथमिक चरण पूछे गए हैं। कितने प्राथमिक चरण मौजूद हैं? तो यहाँ पर प्राथमिक 3 चरण मौजूद हैं और उसमें 6 अवस्थाएं, हर में 2-2 अवस्थाएं होती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बच्चा हर बार हैरान होता है जब माँ अपनी आँखों को ढक लेती है और फिर उन्हें खोल देती है। किस प्याजीटेरियन संज्ञानात्मक अवधारणा को बच्चा अभी तक समझ नहीं पाया है जो इस खेल को इतना रोमांचक बनाता है? तो क्या हो रहा है, उसकी माँ वो एक कंबल में छुप जाती है, आंखें छुपा लेती है और फिर दिखा जाती है, तो बच्चा बहुत हंसता है। जैसे छुपा लेती है तो फिर वो गुस्सा हो जाता है, फिर देखते थे तो वो खुश हो जाता है, देखने लगता है ये क्या हो रहा है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब बच्चा 8 महीने से कम का होता है तब उसमें वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता। अगर उसके सामने कोई वस्तु रखी है तो वो तब तक ही रखी है जब तक वो उसे देख पा रहा है, फील कर रहा है या फिर उठा पा रहा है। जब अगर वहाँ से कोई वस्तु हटा ली जाए तो वो यही मान लेता है कि वो वस्तु है ही नहीं। तो जिस प्रकार उसकी माँ छुप जाती है तो वो ये मानता है कि उसकी माँ है ही नहीं, और फिर आ जाती है, पता चल जाती है कि अरे वो ये तो है, तो वो चौकन्ना हो जाता है। तो इस टाइप से जब वो 8 माह से बड़ा होता है तब उसमें वस्तु स्थायित्व तो आ जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार वयस्क फिल इन द ब्लैंक तकनीकों का उपयोग करके नए ज्ञान के साथ अपने ज्ञान का निर्माण करके एक बच्चे को सिखाने में मदद कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है स्कैफोल्डिंग, दूसरा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक समीपस्थ विकास, चौथा ऑप्शन है इथोलॉजिकल। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बच्चे को सीखने में मदद करता है कोई वयस्क। तो इसमें जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, स्कैफोल्डिंग। ये स्कैफोल्डिंग इंग्लिश का वर्ड है, आप इसको इंग्लिश में भी याद रखिए क्योंकि ये इसमें इंग्लिश में भी क्वेश्चन आ जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं मचान या पाड़। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलबर्ग के अनुसार उत्तर लोकसंगत नैतिकता में तर्क का अंतिम चरण है? पहला ऑप्शन है सार्वलौकिक नैतिक मूल्यों की नैतिकता, दूसरा ऑप्शन है समझौते की नैतिकता, तीसरा ऑप्शन है दंड और आज्ञा की ओर अनुकूलन, चौथा ऑप्शन है सामाजिक सहानुभूति और विवेक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लौकिक नैतिक मूल्यों की नैतिकता, ये होगा हमारा आंसर। इसके बारे में आप कोलबर्ग की थ्योरी भी मैंने पढ़ाई हुई है, सारी स्टेज अच्छे से मैंने सारे कुछ एक्सप्लेन किया है, तो आप वीडियो को अवश्य देखें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा वीडियो देखने पर, और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्याजे के अनुसार बच्चे फिल इन द ब्लैंक के दौरान ध्वनियों के साथ प्रयोग करते हैं। कौन सी अवस्था में ध्वनियों के साथ प्रयोग करते हैं बच्चे? तो बच्चे तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं और रोते हैं, तो वो एक टाइप से ध्वनियों का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस समय कौन सी अवस्था होगी? तो इस समय होगी संवेदीय प्रेरक अवस्था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के अध्ययन में बच्चों को क्या दुविधा प्रस्तुत की? तो बच्चों को कोलबर्ग ने कौन सी दुविधा की कहानी सुनाई थी? जैसे सबसे पहले मैंने अपनी थ्योरी स्टार्टिंग करने से पहले भी एक कहानी सुनाई थी, वही उसी के बारे में ये पूछ रहा है। तो आप थ्योरी को अवश्य देखें, उससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। मैंने पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ाया है और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा हेंज की दुविधा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस स्तर पर नियमों को स्वीकारता है? तो इस क्वेश्चन में पूछा है किस स्तर पर बच्चा नियमों को स्वीकार करना स्टार्ट कर देता है।
जैसे कि हमें पता है कि पहले जो स्तर है ना, पारंपरिक स्तर, उसमें बच्चा पर दंड दे के या उपहार दे के उस पर नैतिकता थोपी जाती है। एक टाइप से नैतिकता उसमें असलियत में जो पारंपरिक स्तर है उसमें से आना शुरू होती है। बच्चा समझने लगता है कि समाज के कुछ रूल हैं और हमें उनको फॉलो करना चाहिए। तो था ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्याजे के संवेदात्मक गामक अवस्था की किस उप अवस्था में बच्चे आनंददायक कार्यों को दोहराते हैं और पहली बार संयोग से हुए थे? तो ऑप्शन है प्राथमिक वृत्तीय अनुक्रियाएं, दूसरा ऑप्शन है गौण वृत्तीय अनुक्रियाएं, तीसरा ऑप्शन है सहज क्रियाओं का प्रयोग और चौथा ऑप्शन है मानसिक सम्मिश्रण। तो इसमें आंसर होगा प्राथमिक वृत्तीय अनुक्रियाएं, क्योंकि जब बच्चा इस स्थिति में होता है तो वह किसी भी चीज़ से आनंद लेता है। जैसे वो होठों को चूसने लगता है, अपने उंगलियों को मुंह में डाल के चूसने लगता है, अंगूठा चूसने लगता है और मज़ा आता है उसको ऐसा करने में। तो ये प्राथमिक वृत्तीय अनुक्रिया में ही होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाइगोत्स्की के विचार में आंतरिक भाषण की सबसे पहली अभिव्यक्ति फिल इन द ब्लैंक है। पहला ऑप्शन है निजी विचार, दूसरा ऑप्शन है निजी भाषण, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक भाषण और चौथा ऑप्शन है व्यक्तिगत भाषण। तो वाइगोत्स्की ने आंतरिक भाषण, वाइगोत्स्की ने 3 तरह के भाषण की बात की है। पहला होता है सामाजिक भाषण, जिसमें बच्चा लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है। दूसरा होता है निजी भाषण, जिसमें बच्चा खुद अपने आप से इंटरेक्ट करता है और अपने कार्य को एक दिशा निर्देश देता है। इसको प्राइवेट स्पीच बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर ये इसी आंतरिक भाषण की बात की गई है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन होगा सेकंड वाला। तीसरे टाइप का भाषण होता है मौन आंतरिक भाषण, जिसमें बच्चा बोलता नहीं है, खुद अपने मन में ही अपने आप को निर्देशित करता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एक बच्चा कौन सा संज्ञानात्मक सिद्धांत प्राप्त कर लेता है जब वह इसे समझने में सक्षम होता है कि 2 सेंटीमीटर वाले एक गेंद में मिट्टी की मात्रा समान रहती है, चाहे गेंद को चपटा किया जाए या उसे छड़ी में ढाल दिया जाए। बच्चा समझने लगता है कि एक अगर मिट्टी की बॉल है 2 सेंटीमीटर की, तो अगर उसको एक छड़ी में तब्दील कर दें तो उसमें भी वो मिट्टी उतनी ही रहेगी जितनी वो बॉल में है। तो ये संरक्षण का नियम है जो बच्चा सीख जाता है। तो यहाँ पर आंसर होगा संरक्षण। प्याजे के अनुसार जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इस अवस्था में बच्चे में संरक्षण, वर्गीकरण के गुण आ जाते हैं और ये सब वो सीख जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन। अधिक जानकारी और समीपस्थ विकास के क्षेत्र विकास पर फिल इन द ब्लैंक के सिद्धांतों के मुख्य सिद्धांत हैं। किसका ये सिद्धांत है? अधिक जानकारी, मोर नॉलेजेबल अदर और समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये सिद्धांत है वाइगोत्स्की का। ये MKO और ZPD होते क्या हैं मैंने थ्योरी में समझाया था, तो आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से वीडियो पूरा देख सकते हैं। तो इस तरह 25 क्वेश्चन यहाँ समाप्त होते हैं। तो इस तरह प्याजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की की थ्योरी प्रैक्टिस के साथ हमने यहाँ अब समाप्त कर ली है। वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया एवं सुझाव कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।